हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। सो आई होप लास्ट जो भी लेक्चर्स गया है आप लोगों को समझ में आया है एंड आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, अगर अच्छे हो फिर भी पढ़ो, अगर अच्छे नहीं हो तब भी पढ़ो। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई इज मेन। ओके, ठीक है। तो कितना लेक्चर गया अभी तक? 6 लेक्चर गया है ना, जहाँ पे हमने क्या क्या चैप्टर देखा। हमने देखा गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स चैप्टर, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फॉरेस्ट, माइक्रोब्स। उसके बाद देखा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एक चैप्टर, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यार पता है स्टूडेंट तो सामने है नहीं, लेकिन ये कैमरा जो है ना, मुझे ऐसा लगता है, पता है कैमरे में देख देख के, मतलब बोल बोल के मैं इतना कंफर्ट हो गई हूँ ना, अभी ऐसा लगता है कि ये लिविंग चीज है। मतलब मेरा कैमरा जो है, मेरा जो फोन है वो लिविंग चीज है, वो एक इंसान है, उसको मैं बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है अभी यार, पता है। ओके चलो स्टार्ट करते हुए, ये सब बकवास करने का फायदा नहीं, कोई सामने कोई है नहीं, है ना। ठीक है, ओके। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। हम सबको पता है सेल क्या है। फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। क्यों बोला जाता है सेल को? देखो, जब हम कोई घर बनाते हैं, ठीक है, घर कैसे बनता है? ब्रिक से बनता है ना, ब्रिक से वॉल बनता है, वॉल से फिर घर बनता है। ठीक है, तो एक घर का बेसिक यूनिट क्या है? एक ब्रिक है। वैसे हम जो पूरा, मतलब हमारा जो पूरा बॉडी बना है, जो प्लांट और एनिमल बने हैं, उनका जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। सेल से बने हैं, इसीलिए सेल को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट या फिर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। अब सेल है क्या? सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है लिटिल रूम, छोटा छोटा कमरा। ठीक है, अब देखो सेल की डिस्कवरी हुई कैसे, वो हम पता लगाते हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, जो कॉर्क है, कॉर्क, कॉर्क समझते हो ना, जो ग्लास के बॉटल होते हैं ना, ग्लास के बॉटल के ऊपर जो मतलब ये देखो, ये नॉर्मल बॉटल है, बॉटल का ये जो है मुंह है। ठीक है, वैसे ही जो ग्लास के बॉटल होता है उसके मुंह में कुछ, मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, वही जो मुंह होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्क, जो कि बनाना के बार्क से बनता है। ठीक है, बनाना पेड़ से बनता है, तो वो एक ऑर्गेनिक चीज है। मतलब ऑब्वियसली कॉर्क डेड होगा, क्योंकि बनाने के बाद वो तो डेड ही हो जाएगा ना, लेकिन वो एक लिविंग चीज से आता है, मतलब प्लांट से आता है। ठीक है, तो वो जो कॉर्क है, कॉर्क का एक छोटा सा स्लाइड क्या किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप में देखा था। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो कॉर्क है उसमें कुछ हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब छोटा छोटा कमरा जैसा, ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, और उसी को उन्होंने क्या दिया? सेल नाम दिया। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो डेड सेल था, क्योंकि जो कॉर्क था वो डेड था। फिर क्या किया, एंटोनी वान ल्यूवेनहुक नाम का एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने एक लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, उन्होंने थोड़ा और एडवांस माइक्रोस्कोप में देखा, तो जो सेल था वो एक माइक्रोबिक बैक्टीरिया था। नॉर्मली बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, तो एक ही सेल था, तो उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी पहली बार। फिर आया रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने क्या बोला, सेल के अंदर एक छोटा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है न्यूक्लियस, जिसमें एक सेल का जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो डेड था। फिर एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने क्या किया था, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, उसके बाद आया सेल थ्योरी। ठीक है, दो बायोलॉजिस्ट है, स्वेडन एंड शोअनम का, उन्होंने क्या किया था, ये सारे ऑब्जर्वेशन को देख के ये बोला कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो सेल से बने हैं। ठीक है, फिर रुडोल्फ विर्चो नाम का एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने इस सेल थ्योरी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, मतलब उसको गलत नहीं ठहराया, बोला कि जो सेल्स है, नए सेल्स है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, मतलब जो नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल से आते हैं, मतलब सेल डिवाइड करता है। ठीक है, तो सेल थ्योरी क्या बोलता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, वो सेल से बने हैं, और सेल जो है वो मतलब नए जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेल थ्योरी एंड सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत देखो, अब देखो, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमको पता है सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि सेल से क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है। ठीक है, अब सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है? लेट मी टेल यू। देखो, जो सेल्स है वो इकट्ठा होके बनते हैं टिश्यू।
ठीक है। टिश्यू इकट्ठा होके बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन इकट्ठा होके बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम इकट्ठा होके क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। अब देखो समझो, जैसे कि ह्यूमन, हम ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर कुछ सिस्टम है, लाइक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हमारा क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। और वो सारे सिस्टम ऑर्गन से बने हैं, लाइक हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टमक और लिवर और भी बहुत कुछ चीजों से बना है ना, तो वो है ऑर्गन। फिर हमारा जो ऑर्गन है, लाइक हमारा जो स्टमक है, वो बहुत सारे टिश्यूज से बना है और वो टिश्यू बहुत सारे सेल से बने हैं, ठीक है। तो इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है, क्योंकि सेल इकट्ठा होकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू इकट्ठा होकर ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स है, सेल्स मिलके टिश्यू बना है, वो टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बना है। फॉर एग्जांपल स्टमक को बना है, स्टमक एक ऑर्गन है, वो स्टमक, लिवर और भी बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठा हो गए एक ऑर्गन सिस्टम, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, वो बनेगा। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम इकट्ठा हो गया, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इकट्ठा हो गया एक ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन बॉडी बनेगा, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। अब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, लेकिन हम ह्यूमन क्या है, हम मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर भी होता है, लाइक कुछ बैक्टीरिया होता है, कुछ प्रोटोजोआ होता है, वो सब क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, मतलब उसमें एक ही सेल होता है ना। फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी में हर काम अलग अलग ऑर्गन सिस्टम करते हैं ना। डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है, रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें एक ही सेल होता है, तो वो एक ही सेल सारा काम करता है, डाइजेशन एक्सक्रीशन। हाँ, उसमें उतना एडवांस लेवल का सिस्टम नहीं होता, लेकिन सब कुछ काम तो होता है ना, तो सारा काम एक ही सेल करता है। इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, क्योंकि सेल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो साइज एंड शेप ऑफ द सेल, ठीक है। अब देखो सारे सेल का साइज एंड शेप सेम होगा क्या, इमेजिन करो, नहीं होगा। सारे सेल का शेप, साइज, सब कुछ अलग अलग होता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा फंक्शन शो कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये देखो, ये है मसल सेल, ये है ब्लड सेल, ये है नर्व सेल, ये है ओवम, ये है स्पर्म, ये है फैट सेल, ठीक है। अलग अलग सेल का साइज एंड शेप अलग अलग दिया हुआ है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये उनका फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जो ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स स्फेरिकल होते हैं, क्योंकि उसको वेन्स के अंदर ट्रैवल करना है। तो वो अगर स्टार शेप का होगा या कुछ अलग शेप का होगा तो हो सकता है प्रॉब्लम हो। जो नर्व सेल होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, क्यों, क्योंकि उसको ट्रांसफर करना है, ठीक है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है, तो ऑब्वियसली उसको लंबा होना पड़ेगा, है ना। फिर जो स्पर्म होता है उसमें टेल होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसको स्विम करके जाना है, इसलिए उसमें टेल होता है। तो हर सेल का साइज एंड शेप जो है वो अलग अलग होता है और वो उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करके ऐसा होता है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। क्या कर रही हूँ मैं यार, कभी कभी गाना गाना चाहिए ना माइंड को फ्रेश करने के लिए, बट अभी इतना गाना नहीं, ठीक है। पढ़ाई करो, हाँ, गाना वाना नहीं सुनना है, पढ़ाई करके फिर गाना सुनो, हाँ, ओके। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, एक सेल किससे बना है। हमको पता है हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, हम किससे बने, हम ऑर्गन सिस्टम से बने हैं, ऑर्गन से बने हैं। वैसे जो सेल है वो भी कुछ ना कुछ चीजों से बना होगा, है ना। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अलग अलग तरह के सिस्टम, अलग अलग तरह के ऑर्गन, अलग अलग तरह के टिश्यूज, अलग अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे एक सेल जो है वो किससे बना है, ठीक है। तो सेल जो कंपोनेंट से बना है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, ठीक है। सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स है या सेल जिससे बना है एक सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। अब एक सेल में क्या क्या सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होता है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल, ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनेल है, मतलब इन सब से एक सेल बना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हर एक सेल ऑर्गेनेली के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो जल्दी चलो। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं एक सेल का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लाइक एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बाकी एक सेल का ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है ना, इतना एडवांस स्ट्रक्चर है, मतलब इतना अच्छा आर्टिस्ट कौन बनेगा यार, साइंस स्टूडेंट इतना अच्छा आर्टिस्ट तो नहीं होता है ना। ये देखो, ये एनिमल सेल है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लेना, बार बार बोल रही हूँ, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना लेक्चर देख के। ये प्लांट सेल है। ठीक है, तो इतना मतलब क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस ये पढ़ लेना। मतलब लेवलिंग तुम्हें आना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनेली क्या है वो तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन इतना अच्छा डायग्राम बनाने का कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम रैंडमली एग्जाम में ऐसे भी ड्रॉ कर दोगे लेवलिंग करके तो हो जाएगा। ठीक है, और मेन चीज क्या है कि तुम समझो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक सेल का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, मान लो ये एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल है। अब देखो, वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो या कुछ भी सेल हो, सेल में 3 कंपोनेंट हमेशा रहता है। एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक है न्यूक्लियस और एक है साइटोप्लाज्म। ये 3 चीजें हमेशा रहेगा। ठीक है, बाकी जो सेल ऑर्गेनेली है वो कुछ कुछ प्लांट सेल में हो भी सकता है या एनिमल सेल में हो सकता है, मतलब एनिमल सेल में नहीं भी हो सकता है, प्लांट सेल में हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये हर एक सेल में रहेगा, ये 3 कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो, मान लो ये कोई सेल है। ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ, ये होगा उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर अगर ये प्लांट सेल है तो इसके बाहर सेल वॉल भी होगा। ठीक है, मान लो ये कोई सेल है तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। अगर वो प्लांट सेल है तो उसके बाहर सेल वॉल होगा, अगर वो प्लांट सेल नहीं है तो उसके बाहर सेल वॉल नहीं होगा। ठीक है, उसके सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। और इसके बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, उस साइटोप्लाज्म में बाकी जो सेल ऑर्गेनेली है वो फ्लोट करेंगे। ठीक है, तो एक सेल का ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ये होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके सेंटर में रहेगा न्यूक्लियस और इसमें रहेगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बाकी जो सेल ऑर्गेनेली है वो फ्लोट करेंगे। ठीक है, अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बोर्ड लग रहा है क्या? बोर्ड लगोगे तो क्या ही करोगे, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना? ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम, सेल मेम्ब्रेन सीएम। इसको सल्यूट करो, जल्दी से सल्यूट करो, खड़े हो जाओ। बेंच पे बैठे हो तो खड़े हो जाओ, चेयर पे बैठे हो तो खड़े हो जाओ। ये प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों है। ठीक है, इसको देख के सल्यूट करना है। जब भी इसके बारे में पढ़ो खड़े होके पढ़ो, क्योंकि ये पीएम और सीएम है। ठीक है ये टॉपिक जब पढ़ोगे तो खड़े होके पढ़ना, रिस्पेक्ट देना। ठीक है, ओके, मजाक हो गया। अब पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये होता क्या है, देखो, सेल का जो आउटर कवरिंग होता है, थोड़ी देर पहले हमने देखा। ठीक है, एक सेल का जो आउटर कवरिंग होता है वही होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ये प्लांट सेल, एनिमल सेल, हर एक सेल में प्रेजेंट होगा। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड और प्रोटीन से बना है, इसलिए ये लिविंग मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो ये क्या है, ये लिविंग मेम्ब्रेन है। ठीक है, जैसे कि सेल वॉल हम पढ़ेंगे डेड है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग और ये लिपिड और प्रोटीन से बना है। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? ठीक है, पहली बात तो सेल ऑर्गेनेली को एक बाउंड्री प्रोवाइड करता है ना। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही तो वो सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से तो उस चीज को हम सेल बोल रहे हैं ना। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर ही तो बाकी सारा सेल है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सारे सेल ऑर्गेनेल को एक बाउंड्री प्रोवाइड कर रहा है ना। और इसका मेन काम क्या है पता है? क्या है पता है? जस्ट इमेजिन करो, गेस करो क्या हो सकता है।
सेल के अंदर से बाहर और सेल के बाहर से अंदर कोई भी मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो उसका काम है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस को अंदर घुसने या बाहर जाने नहीं दे सकता। यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस आया ये अंदर चला जाएगा या कोई भी सब्सटेंस बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये सेल मेम्ब्रेन उसको अच्छे से मतलब डिटेक्टिव बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है, डिटेक्ट करता है अच्छे से कि ये इसके अंदर जाना चाहिए या ये मॉलिक्यूल इसके बाहर जाना चाहिए कि नहीं, वो अच्छे से सिलेक्ट करके फिर ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, और एक हो गया एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, फॉर एग्जांपल एक प्रोटोजोआ, मान लो एमीबा। एमीबा का हमें बॉडी शेप पता है, इसका कोई डिफाइंड शेप नहीं होता, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर की तरह वो चेंज होता रहता है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस का मतलब है अंदर की तरफ एनगल्फ करना। तो जो एमीबा होता है वो फूड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एनगल्फ करते हैं अंदर, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं, वो फूड को अपने अंदर अब्सॉर्ब करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो रिजिड नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। ये प्रोटीन और लिपिड से बना है और ये ट्रांसपोर्टेशन और एंडोसाइटोसिस करता है। अब देखो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कैसे होता है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये एक लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस नहीं है, मतलब समझने वाला कुछ है इसमें, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमको पता है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। सेल के अंदर से बाहर, सेल के बाहर से अंदर जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, सब मॉलिक्यूल्स का नहीं, कुछ सिलेक्ट कर दे वो, ठीक है, जो मतलब जरूरी होता है। लाइक कोई मॉलिक्यूल है वो बाहर से अंदर आना भी जरूरी है, या कोई मॉलिक्यूल अंदर से बाहर जाना जरूरी है, अभी नीड है, तब वो ट्रांसपोर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, इसलिए वो सिलेक्टिव है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन आखिर होता कैसे है, ठीक है। यहाँ पे बस, फ्लाइट, ये सब नहीं जाता सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है ना। गाड़ी वाड़ी सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाता, तो इसमें एक प्रोसेस होता है ना, वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन पीएम। नरेंद्र मोदी जी नहीं है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, गलत मत समझ लेना, हाँ, लेकिन खड़े होके पढ़ो, ठीक है। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो दो तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये होता क्या है, कोई भी लोअर कंसंट्रेशन से अगर हायर कंसंट्रेशन तक कोई सब्सटेंस मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लो ये एक बाल्टी है, ये एक बाल्टी है, यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे पानी बहुत कम है, ठीक है। अब ज्यादा पानी से कम पानी में जब पानी ट्रेवल करेगा इसको हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब हायर से लोअर तक आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस कम से ज्यादा में जाएगा, मतलब छोटा वाला बाल्टी से बड़ा वाला बाल्टी में अगर जाएगा तो कम से यहाँ पे ज्यादा पे जा रहा है, लो से हाई, तो इसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, इस छोटे बाल्टी से बड़े बाल्टी में पानी जाएगा, मतलब जिस बाल्टी में पानी कम है उस बाल्टी से बड़ा जिसमें पानी ज्यादा है उसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। वैसे ही क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं चाहिए होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ करियर प्रोटीन्स की जरूरत होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर कम से हायर में जाओगे, पानी ले जाओगे तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा, है ना, तो उसको हम करियर प्रोटीन्स की तरह मतलब मानेंगे, ठीक है। ये तो बस ऐसे पानी का एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए, ठीक है। तो दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब लो से हाई तक जब सब्सटेंसेस मूव करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वहां पे एनर्जी चाहिए होता है और कुछ कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वहां पे हायर से लोअर तक सब्सटेंसेस मूव करते हैं, यहाँ पे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और यहाँ पे कोई कैरियर प्रोटीन भी नहीं चाहिए होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट शो करते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, वो क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऐसे तू गुनगुनाए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों पे मुंह फुलाए, ये नजाका है ना।
देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट हमें क्या पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वहां पे पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक सब्सटेंसेस क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये भी दो तरह का होता है, ठीक है। एक है डिफ्यूजन और दूसरा है ऑस्मोसिस, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, कोई भी गैस या कोई भी लिक्विड या कभी कभी सॉलिड पार्टिकल अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मतलब मूव कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। गैस, लिक्विड या कभी कभी सॉलिड पार्टिकल्स अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मतलब आर पार हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। ऑस्मोसिस क्या है, अगर सिर्फ लिक्विड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पार हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आना चाहिए, आया क्या डाउट आना चाहिए, क्या डाउट आना चाहिए, क्या ये भी तुम लोगों का डाउट है? मैं बताती हूँ डाउट क्या है, ठीक है। ऑस्मोसिस में भी लिक्विड है, डिफ्यूजन में भी लिक्विड है। अब हमें पता है गैस और सॉलिड पार्टिकल्स की बात की गई है तो ऑब्वियसली वो डिफ्यूजन होगा, लेकिन अगर लिक्विड बोला है मतलब मान लो बोला है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू गैस और सॉलिड पार्टिकल पार हो रहा है तो वहां पे कौन सा प्रोसेस होगा, ऑब्वियसली डिफ्यूजन होगा। लेकिन अगर बोला कि लिक्विड पार हुआ है तो अब ऑस्मोसिस में भी लिक्विड है, डिफ्यूजन में भी लिक्विड है, अब कैसे होगा, कौन सा होगा, कैसे पता लगेगा, मैं बताती हूँ, ठीक है। देखो एक सेल है, ठीक है, एक सेल के अंदर मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार नहीं होगा, यहाँ पे सेल के अंदर अगर कोई हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव हुआ है तो हम बोलेंगे वो डिफ्यूजन हुआ है, ठीक है। अगर सेल के बाहर या सेल के अंदर मतलब आर पार हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिक्विड मॉलिक्यूल तो वहां पे ऑस्मोसिस होगा। समझ में आया क्या? गैस और सॉलिड पार्टिकल्स आएगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आर पार हो रहा है, ठीक है, तो वो डिफ्यूजन होगा। लेकिन लिक्विड में क्या होगा कि अगर सेल के अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक मूव कर रहे हैं तो वो डिफ्यूजन होगा। लेकिन अगर सेल के आर पार हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू लिक्विड मॉलिक्यूल तो वहां पे क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। समझ में आया? ठीक है। अब देखो हमें पढ़ना है ऑस्मोसिस ही पढ़ना है ना, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हम पढ़ रहे हैं तो हमें ऑस्मोसिस पढ़ना है। ये ऑस्मोसिस भी दो तरह का होता है, एक होता है एंडोऑस्मोसिस, एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। अब ये दोनों क्या होता है, अगर सेल के अंदर से बाहर तक मूव कर रहे हैं मतलब सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है और बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन है तो सेल के अंदर से बाहर मूव करेगा उसको हम बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस। मतलब एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर हो रहा है, ठीक है, तो एक्सोऑस्मोसिस होगा। अगर सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सेल के अंदर कम है तो बाहर से अंदर तक मूवमेंट होगा उसको हम बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। एंडो मतलब एंट्री, अंदर की तरफ, तो एंडोऑस्मोसिस होगा, ठीक है। अब देखो हमें समझ में आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक मूव करते हैं, ठीक है। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है लिक्विड। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, अब ये दोनों क्या है वो भी हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब हम कुछ चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अभी एक चीज डिस्कस करते हैं ना। देखो क्या लिखा है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये क्या है भाई, ये क्या बोल दिया मैंने, है ना, ये है क्या? चलो अब मैं बताती हूँ ये है क्या, ठीक है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, सोल्यूशन का मतलब पता है ना, सॉल्वेंट और सोल्यूट के जो मिक्सचर होता है उसी को हम सोल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पानी है, पानी में तुमने नमक मिक्स किया तो पानी जो है वो सॉल्वेंट है और जो नमक है वो सोल्यूट है, दोनों मिक्स हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे सोल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब ये है कि जो सोल्यूशन में सॉल्वेंट कम है, ठीक है, सॉल्वेंट कम है सोल्यूट ज्यादा है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब है कि सोल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट कम है, और डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब है जहां पे सोल्यूट कम है सॉल्वेंट ज्यादा है, मतलब हाइपरटोनिक, ठीक है। तो समझ में आया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है, जिस सोल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता है सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक मतलब जहां पे सॉल्वेंट और सोल्यूट का अमाउंट क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। आइसो का मतलब है इक्वल, सेम, ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है जहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है
सल्यूट का अमाउंट क्या होता है, कम होता है, मतलब डाइल्यूटेड। हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, और हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब डाइल्यूटेड, और आइसोटोनिक कुछ नहीं, ठीक है। आइसोटोनिक मतलब जहाँ पे सॉल्वेंट सल्यूट सेम होता है। अब हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बारे में क्यों बोला मैंने, ये ऑस्मोसिस से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, ठीक है। देखो मान लो इसका जो एप्लीकेशन है ना, वो हम 11 के एक चैप्टर है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक आइडिया दिया है तो जान लो, अभी से जान लो, ठीक है, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, है ना। मान लो एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब वहां पे सॉल्वेंट कम है, सोल्यूट ज्यादा है। तो कोई हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर मैंने एक सेल को दे दिया तो क्या होगा, क्या होगा, इमेजिन करो क्या होगा। मैं बताती हूँ, तुम लोग इमेजिन नहीं कर पाओगे, लेकिन इमेजिन करो, ठीक है। क्या होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब है जहां पे सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है। अब एक सेल को अगर उस सोल्यूशन में डालेंगे तो सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में क्या है, एक वाटर कंटेंट है, तो वो सॉल्वेंट हो गया ना। तो सेल के अंदर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा, और सेल का बाहर मतलब जो सोल्यूशन डाला है मैंने, मैं बेकार में ये सब क्या ड्रॉ करती रहती हूँ। देखो ये एक क्या है, बाल्टी है ना, वाओ क्या बाल्टी है, ये एक बाल्टी है या कुछ भी है, बीकर है मान लो, इसमें एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है, और इसमें मैंने एक सेल को दे दिया, ठीक है। अब होगा क्या, हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब जहां पे सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, सॉरी सॉल्वेंट कम है, सोल्यूट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट कम है, बाहर सॉल्वेंट कम है, और अंदर क्या है, सॉल्वेंट मतलब वाटर कंटेंट ज्यादा है। तो अंदर से क्या होगा, पानी बाहर निकल आएगा, तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस मतलब श्रिंकेज ऑफ द सेल, जो लिविंग पार्ट होता है वो श्रिंक हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो एक सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। मान लो जो रेजिन्स है मतलब अंगूर, अंगूर जो है उसको अगर हमने एक शुगर सोल्यूशन में, कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में दे दिया तो वो अंगूर जो है वो सूख जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड मतलब हाइपरटोनिक सोल्यूशन, वहां पे सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो अंगूर का जो पानी है वो बाहर निकल आएगा, तो जो अंगूर है वो सूख जाएगा, ठीक है। आइसोटोनिक सोल्यूशन में देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो सेल का शेप है वही रहेगा, क्योंकि आइसोटोनिक सोल्यूशन में नेट मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे सेम है, ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, इमेजिन करो, अगर हाइपरटोनिक समझ में आ गया तो हाइपोटोनिक बोल सकते हो। इमेजिन करो क्या होगा, बहुत गर्मी लग रही है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ये एक बीकर है, यहाँ पे एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, सोल्यूट कम है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने एक सेल को दे दिया तो क्या होगा, सॉल्वेंट कम है, सॉरी सॉल्वेंट ज्यादा है, तो ये जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, तो सेल के कंपेयर में बाहर सॉल्वेंट ज्यादा है, तो हायर से लोअर तक मूव करेगा ना, क्योंकि ये सेल के बारे में हम बोल रहे हैं, और सेल के बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करेगा, ठीक है। तो बाहर से पानी अंदर सेल के अंदर घुस जाएगा, तो सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा, मतलब सेल फूल जाएगा, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि सेल अगर श्रिंक हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, मतलब वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड है। और अगर सेल स्वेल हो रहा है मतलब फूल रहा है, तो वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, और वहां पे क्या हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। समझ में आया, यही समझाना था। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, मतलब पीएम और सीएम के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं दैट इज सेल वॉल, जो कि ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं सेल वॉल के बारे में, ठीक है। तो सेल वॉल क्या है, जो सेल वॉल होता है वो डेड होता है, ठीक है, वो सेलुलोज से बनता है। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो क्या करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल है ये एनिमल सेल में एब्सेंट है, लाइक हम में एब्सेंट है, हमारा सेल वॉल नहीं है, हमारा सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, और फंगाई में प्रेजेंट है। प्लांट सेल
सेल का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना है। सेलुलोज एक डेड सब्सटेंस है, इसीलिए सेल वॉल को हम डेड बोलते हैं, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग था। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बने हैं। फंगाई में जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना है। सारे डेड सब्सटेंस है, सो सेल वॉल इज डेड। सेल वॉल का काम क्या होता है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आया क्या तुम लोगों के दिमाग में, और वो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ओनली प्लांट के पास सेल वॉल क्यों होता है, एनिमल के पास क्यों नहीं होता? जरा सोचो, जरा सा सोच लो तुम। अरे ना रे ना रे ना, हम तो नहीं सोचेंगे, है ना। सोचो, देखो प्लांट जो है वो लोकोमोशन नहीं कर सकता। मूवमेंट और लोकोमोशन दो अलग चीजें, पता है ना। मूवमेंट का मतलब है लाइक मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं अपना हाथ हिला रही हूँ, पैर हिला रही हूँ, इसको बोलते हैं मूवमेंट। लेकिन मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूँ, उसको बोलते हैं लोकोमोशन, लोकेशन चेंज करना। प्लांट जो है वो मूवमेंट करता है, क्योंकि प्लांट के पत्ते हिलते हैं ना, प्लांट मूवमेंट करते हैं, लेकिन प्लांट लोकोमोशन शो नहीं करते, ठीक है। तो प्लांट लोकोमोशन नहीं करते, इसीलिए प्लांट के बॉडी रिजिड होना जरूरी है ना, बहुत ज्यादा टफ होना जरूरी है। इसीलिए प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल में नहीं होता, क्योंकि एनिमल लोकोमोशन शो करता है। अगर एनिमल में सेल वॉल हो गया तो वो भी रिजिड बन जाएगा, तो हम तो मूर्ति बन जाएंगे भाई, इसीलिए नहीं होता, ठीक है। समझ में आया क्यों नहीं होता? सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मान लो एक प्लांट सेल है, ठीक है, एक प्लांट सेल है, उसको तुमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया। अभी हमने पढ़ा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा? सेल श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल अगर है तो सेल वॉल को छोड़ के बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब जो चीज है, लिविंग चीज, वो पूरा श्रिंक करेगा, लेकिन सेल वॉल श्रिंक नहीं होगा। प्लाज्मोलाइसिस सेल वॉल के अंदर होगा। तो सेल वॉल क्या करता है? एक प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, एक मतलब प्लांट सेल को रिजिडिटी, एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अगर तुमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में कोई प्लांट को डाल दिया तो पानी क्या होगा? सेल फूल जाएगा, है ना, पानी बाहर से अंदर आ रहा है। तो एक टाइम ऐसा हो सकता है कि सेल जो है वो ब्लास्ट हो जाए, बर्स्ट हो जाए, लेकिन प्लांट सेल, एनिमल सेल में बर्स्ट होने का चांसेस ज्यादा है प्लांट सेल से, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर पानी अंदर आ रहा है, ठीक है, तो ये सेल फूल रहा है, तो क्या होगा? ये सेल अगर ऐसे फूलेगा तो सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ एक प्रेशर होगा ना, तभी तो वो सेल बर्स्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सेल वॉल प्रेजेंट होगा तो वो सेल वॉल इसके अगेंस्ट में एक प्रेशर देते हैं, तो बर्स्टिंग का चांस क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल प्लांट सेल, बैक्टीरिया और फंगाई में प्रेजेंट होता है। ये मेनली क्या करता है? रिजिडिटी, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है एक सेल को, और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में भी बर्स्टिंग से एक प्लांट सेल को बचाता है, ठीक है। तो सेल वॉल का काम इतना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज ब्रेन ऑफ द सेल विच इज न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एकदम फर्स्ट में रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो चलो अभी न्यूक्लियस पढ़ते हैं। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। भाई ये क्या है? व्हाट इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन है? ठीक है, पढ़ते, ठीक है। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस है क्या? सेल में, ठीक है, ये एक सेल है, इसका सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में हमेशा सेंटर में नहीं होता, वो हम थोड़ी देर बाद करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। अब देखो न्यूक्लियस जो है वो एक मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। हमें पता है सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है या सेल जिससे भी बने होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। तो न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेली है। अब देखो सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेली है उसमें भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? एक सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखता है। वैसे सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली है ना, तो एक दूसरे को मतलब क्या करते हैं? ये मेम्ब्रेन जो होता है वो सेपरेट करके रखते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन का काम ये है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। न्यूक्लियस के बाहर दो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन, और वो मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। उस न्यूक्लियर पोर के थ्रू क्या होता है? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जो चीजों का ट्रांसफर होता है वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है। इतना डिटेल्स में अभी जानने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो न्यूक्लियस जो है, एक सेल में अगर न्यूक्लियस नहीं होगा वो सेल डेड होगा,
क्योंकि वो सेल रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, सेल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, डिवीजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, मतलब डीएनए होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। एक सेल जब डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, मतलब डिवाइड नहीं करता है, उस टाइम में क्या होता है, जो डीएनए होता है वो रैंडमली कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे 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 रैंडमली परे रहता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। लेकिन जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो ये जो क्रोमेटिन है, दो क्रोमेटिन एक हो जाता है, दो क्रोमेटिन एक हो जाता है, उसमें कुछ प्रोटीन ऐड हो जाता है, होके एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम बोलते हैं। और यही क्रोमोसोम के पास क्या होता है, जीन्स होता है, दैट इज फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जो जीन्स होता है वही क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, लाइक पेरेंट्स से जब उसके चिल्ड्रन में, लाइक एक पेरेंट है, ठीक है, वो ऊंचा है, मतलब उसका हाइट कितना है, उसका कलर कितना है, उसके हेयर कैसे है, नोज कैसे है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। तो पेरेंट्स से क्या होता है, बच्चों में वो फीचर्स जाते हैं, ठीक है। यही होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि पेरेंट्स जैसे है उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है वो बच्चों में जाता है, ठीक है। तो ये जो है कैसे जाता है, क्रोमोसोम के थ्रू जाता है, डीएनए के थ्रू जाता है, जो न्यूक्लियस के पास है, ठीक है। तो एक सेल में अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल क्या हो जाएगा, वो सेल डेड हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। न्यूक्लियस के बिना सेल का कोई काम नहीं है, ठीक है। सो न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल इसीलिए बोला जाता है, और न्यूक्लियस क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। हम इन फ्यूचर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या होता है, ठीक है। अभी इतना ही जानो। अब देखो, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करके जो सेल्स है उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, भाई ये मेरा हैंड राइटिंग। प्रो का मतलब है प्री फॉर्म या फिर प्राइमरी, ठीक है। कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, और यू का मतलब है ट्रू, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, जो सेल में प्री फॉर्म न्यूक्लियस होगा, मतलब वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा, मतलब एक वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होगा, उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मेन डिफरेंस यही है कि प्रोकैरियोट में वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं होता, और जो यूकैरियोटिक है वहां पे मेम्ब्रेन होता है, वेल डेवलप होता है। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेलिस भी एब्सेंट होता है, यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता। न्यूक्लियस हर चीज में होगा, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन होना ही पड़ेगा, नहीं तो सेल आगे रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, वो सेल का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में उतना वेल डेवलप नहीं होता, लेकिन एक रीजन होता है जहां पे न्यूक्लिक एसिड रहता है, डीएनए रहता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बारे में समझ में आ गया, ये इन फ्यूचर हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्म। Okay, let's discuss about cytoplasm. What is cytoplasm? It is a jelly-like structure inside the cell where all cell organelles floats. हमने तो पहले ही पढ़ा है कि ये एक सेल है, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियस के बाहर इस एरिया में कुछ जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उतना पानी पानी भी नहीं, उतना थिक भी नहीं, ठीक है। एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म में सारे बाकी जो सेल ऑर्गेनेलिस है, लाइक गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सब फ्लोट करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो साइटोप्लाज्म, इसका मेन काम क्या है, एक तो ये सारे सेल ऑर्गेनेली को रखता है, दूसरा ये एक सेल की, क्या हो रहा है भाई, शायद कुत्ते ने भूत देख लिया होगा, है ना। हाँ, वैसे भूत को मानते हो गए, ये सब कुछ नहीं होता। हाँ देखो, जो सेल ऑर्गेनेली है वो साइटोप्लाज्म में क्या करता है, फ्लोट करता है, और ये साइटोप्लाज्म एक सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। लाइक एक सेल जो है वो साइटोप्लाज्म के वजह से तो एक शेप है ना, अगर उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता ही नहीं तो वो कैसे कैसे होता है, ऐसे 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 कुछ भी हो सकता था, है ना। तो साइटोप्लाज्म उसको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड कर रहा है ना,
एक टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। टर्जिडिटी समझते हो ना, कि मतलब कुछ तो है वो चीज, वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब साइटोप्लाज्म में जो बाकी सेल ऑर्गेनेली है वो हम डिस्कस करते हैं एक एक करके, ठीक है। एक और चीज, ठीक है, साइटोप्लाज्म और एक चीज है प्रोटोप्लाज्म, ये दोनों क्या है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है वो हम जानते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म तो हमें समझ में आ गया, एक सेल के अंदर इस न्यूक्लियस को अगर हम निकाल देंगे, न्यूक्लियस को छोड़ के, ठीक है, ये जो बाकी जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, हमें समझ में आ गया। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इस साइटोप्लाज्म में जो भी सेल ऑर्गेनेली है वो सारे सेल ऑर्गेनेली को अगर तुम निकाल दोगे, ओनली साइटोप्लाज्म रहेगा, और इस न्यूक्लियस को भी रख दोगे, न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, वो न्यूक्लियोप्लाज्म और प्लस साइटोप्लाज्म विदाउट सेल ऑर्गेनेली, उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। समझ में आया, दिमाग में गया कुछ, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ, ठीक है। ये तो साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर अगर हम न्यूक्लियस को निकाल देंगे तो सेल ऑर्गेनेली के साथ जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर सेल ऑर्गेनेलिस को निकाल देंगे तो वो साइटोप्लाज्म मतलब जो ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है ये, और न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म एक साथ में। समझ में आया, अभी उतना दिमाग मत मारो अगर समझ में नहीं आया, आ जाएगा समझ में, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे और भी, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं एक एक सेल ऑर्गेनेली। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है।